सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। लास्ट वीडियो में हमने संविधान सभा को कंप्लीट किया था और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था को, जिससे एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर से शुरू होती है। हमें एक पावर देती है, एक शक्ति देती है, किसके प्रति? हमारे मूल अधिकारों के प्रति और हमें न्याय दिलाने के प्रति। इसीलिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हमें हर एक टॉपिक करना है, लेकिन सबसे पहले वो टॉपिक्स करने हैं जहां से एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जिनसे ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चंस का, नंबर्स का, उनसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो आप सभी का काम है वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो है, आप एंड तक देखिए। एक बार में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो कुछ रह जाएगा उसे हम MCQ करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके अंतर्गत हम कवर कर लेंगे। तो आपका काम है पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ MCQ के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं और ये देख पाएं कि क्या हमारी तैयारी ठीक लेवल पर है या ठीक दिशा में है, कि ऐसा तो नहीं हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करते रहना है, ताकि हमें अपनी पढ़ाई का, अपनी तैयारी का अंदाजा रहे कि हम सही वे में हैं या नहीं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का काम है वीडियो को बिल्कुल इम्तिनान से सुनते रहना, लगातार एंड तक सुनते रहना। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले सुनिए कि पंचायती राज व्यवस्था की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें पंचायती राज व्यवस्था लाना पड़ा संविधान में, संविधान का इसे एक अंग बनाना पड़ा। तो ये सोचिए, यदि हमें निचले स्तर पर हमें शक्तियां नहीं मिलेंगी तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए दो व्यक्तियों में गांव में लड़ाई हो जाती है, और वो अनपढ़ हैं, उनमें लड़ाई हुई, तो उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? क्या वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकेंगे? गांव से नहीं जा सकेंगे। अगर चले भी गए तो उनके कागज कौन पूरे कराएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जज जो होते हैं, इतनी छोटी लड़ाई पत्थरबाजी के लिए नहीं बैठे हैं वहां पर कि आप जाएंगे कि जिसने मेरे पत्थर मारा, उसने मेरे रुपए चुराए, 10 का नोट चुराया, उसने मेरे 100 का नोट चुराया, जी मेरा फैसला कर दो। तो इसके लिए जज नहीं बैठे हैं। इसी कारण जो हमारा निचला स्तर, कहने का मतलब जो हमारा गांव का स्तर है, मध्य स्तर, जिला स्तर है, इस पर न्याय के लिए हमारी पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। गांव के स्तर पर न्याय के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, यही कारण था। दूसरा कारण यह था कि जैसे कि हमें अपनी आवाज किसी बड़े स्तर पर पहुंचानी है, तो मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं और हमें अपनी बात DM तक पहुंचानी है, तो उस चारों दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा होना चाहिए कम से कम जिसकी पहुंच ऊपर तक हो, ठीक है, जिसकी जानकारी ऊपर तक हो, जिससे कि वो स्टेप बाय स्टेप हमारी बातों को DM तक पहुंचा सके। तो इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, क्योंकि गांव में, जैसे कि मान लीजिए गांव में बाढ़ आ गई, ठीक है, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो कि बड़े स्तर तक बात पहुंचा सके, तो गांव के लोग तो भूखे मरते रहेंगे। तो इसी कारण पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, ताकि जो छोटे स्तर पर कुछ लोगों के पास एक विशेष शक्ति हो, जिससे कि वो अपनी बातों को एक बड़े लेवल तक पहुंचा सके और वहां पर न्याय मिल सके। यह था हमारा पंचायती राज व्यवस्था लाने का कारण, ताकि लोगों में शक्तियों का विभाजन हो सके। लोगों को ऐसा ना लगे, गांव या शहरों के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके हाथ में पावर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए सरपंच है, सरपंच को पावर दी गई, सरपंची मुखिया, जिसे मुखिया कहते हैं, मुखिया को पावर दी गई। अगर कोई विपत्ति आ जाती है गांव में, तो वो कम से कम एक बड़े जिले स्तर पर अपनी बात जाकर रख सकता है, ब्लॉक स्तर पर अपनी बात जाकर रख सकता है। जब ब्लॉक स्तर पर बात रखी जाएगी तो ब्लॉक स्तर वाले क्या होंगे, वो अपना जिला स्तर पर रखेंगे, जिला स्तर वाले फिर ऊपर लेकर जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे जो परेशानियां होंगी वो सोल्व हो जाएंगी। यही कारण था पंचायती राज व्यवस्था लाने का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचायती राज को किस अनुच्छेद में रखा गया? देखिए, अनुच्छेद का मतलब है कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा, जो चीज अनुच्छेद में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद में जिसका नाम है, वो समझ लीजिए एक संवैधानिक यानी कानून की चीज है, ठीक है।
तो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो उसे रखा गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है गांव किसी ना किसी राज्य का हिस्सा होगा, गांव किसी ना किसी राज्य का हिस्सा होगा, इसीलिए उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। ऐसा तो है नहीं कि गांव किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। गांव जिस राज्य का गांव होगा उस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है हमारे पंचायती राज व्यवस्था को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि राज्य निर्देश देता है या फिर राज्य को निर्देश मिलते हैं किस प्रकार वो हमारी सहायता करेगा, किस प्रकार प्रशासन संभालेगा, किस प्रकार नीतियां बनाएगा। ये होता हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी शक्तियों का पूरी अच्छी तरीके से विभाजन करना जिससे कि सबका कल्याण हो। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी स्थानीय छोटे स्थानों पर लोगों को शक्तियां किस प्रकार प्रदान की जाएं, उन्हें किस प्रकार न्याय दिलाया जाए। तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की थी वो एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, और भारत के भी किस स्थान से, तो मद्रास से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की थी वो मद्रास से की थी 1882 में, ठीक है ना, 1882 में। नेक्स्ट देखते हैं वो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोगों को भागीदार बनाना न्याय में, सभी लोगों को न्याय में भागीदार बनाना, और शक्तियों को, जो शक्तियां हैं, संविधान की शक्तियां हैं, न्याय की शक्तियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इनसे इन्फॉर्म कराना कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा करना अपराध है। ऐसा ना हो कि लोग जंगली जो हमारे पशुओं की हत्या ही करे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है सब कुछ फ्री का है, या पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हें लग रहा है सब कुछ फ्री का है। तो चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाना, क्या संवैधानिक है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या करना अन्याय है, ये सभी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। ना कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि न्याय दिलाना, बल्कि उन चीज़ों से अवगत कराना जो कि हमारे संविधान में सभी लोगों के लिए वर्णित है, निचले स्तर तक। और खास मकसद तो इसका यही होता है कि लोगों तक शक्तियों का विभाजन करना, यानी शक्तियों को लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं वो है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज की स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, और कहां पर, नागौर में, ठीक है ना, नागौर में इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड फिर राजस्थान, और थर्ड पर हमारे आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, तो नागौर से की गई थी, और कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो सिंपल शब्दों में आपको ये चीजें याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से की गई, तो नागौर से की गई थी, लेकिन उस समय तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा का मतलब है कि ऐसा समझ लीजिए कि कुछ लोगों ने मिलकर पंचायती राज बना लिया, लेकिन उसे कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि उसकी सहायता हमारा कानून भी कर रहा है, ऐसा नहीं कहा गया। बस ये था कि 2 अक्टूबर 1959 को एक समूह की स्थापना की गई जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लोगों ने अपनी मनमर्जी से इसकी स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं वो है महत्वपूर्ण समितियां। इन समितियों का योगदान ही रहा जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कुछ समितियां ऐसी आईं जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर निचले स्तर पर लोगों को शक्तियां नहीं मिली तो उनकी बात ऊपरी स्तर तक नहीं सुनी जाएगी। अगर निचले स्तर पर लोगों को शक्तियां नहीं मिली तो उनकी जो बात है ऊपरी स्तर तक नहीं सुनी जाएंगी और उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि निचले स्तर पर जिस समय ये बात चल रही थी उस समय आप भी समझ सकते कि निचले स्तर पर पढ़ाई का इतना अच्छा लेवल नहीं था, लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे। यदि उन्हें
पढ़े लिखे नहीं थे तो कौन उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में कागजों को कराता, कौन उन्हें न्याय दिलवाता, उनका कोई भी पागल बना सकता था। और ना ही उनके बस की था कि इतने बड़े लेवल पर जाकर वो अपने फैसले सुन सके, और ना ही जजों के पास टाइम था कि इतने छोटे चीजों के ऊपर वो फैसला दे सकें। तो इसी को देखते हुए ये कहा गया कि निचले स्तर पर जरूरी है शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियां देना निचले स्तर पर जरूरी है, ताकि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े फौजदारी दीवानी मामलों के ऊपर फैसला दिया जा सके छोटे स्तर पर। तो इसी के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। कुछ समितियों ने अपनी मांग रखी, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। इन समितियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप अच्छे से सुनते रहे। जो पहली थी हमारी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि किस सन में आई थी, तो 1977 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका मतलब है कि जो उसके अध्यक्ष थे समिति के वो थे बलवंत राय मेहता, तो इसीलिए इसे कहा गया बलवंत राय मेहता समिति। जो 1977 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों पर होना चाहिए। जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों पर होना चाहिए। कौन कौन से स्तर? पहला ग्राम स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा जिला स्तर। इन 3 स्तरों पर होने चाहिए पंचायती राज, ताकि ग्राम वाले मध्य स्तर पर अपनी बात रख सके, मध्य स्तर वाले जिला स्तर पर अपनी बात रख सके, और जिला स्तर वाले इससे ऊपर वाले स्तर तक उस बात को ले जा सकें, जिससे कि न्याय मिल सके। ठीक है, जो निचले स्तर पर उस पर लड़ाइयां झगड़े नहीं, बल्कि कुछ बड़ी आपदा भी आ सकती है। यदि बड़ी आपदा आ गई तो उसे ऊपरी स्तर तक कौन पहुंचाएगा? इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों की बात की। सबसे पहले ग्राम स्तर, दूसरा था मध्य स्तर और तीसरा था जिला स्तर, ताकि हमारा ग्राम स्तर वाला मध्य स्तर तक जा सके और मध्य स्तर वाला जिला स्तर तक जा सके और जिला स्तर वाला हमारे ऊंचले स्तर तक जा सके, ताकि न्याय मिल सके। जो हमारी विपत्ति आई है या फिर कोई प्रॉब्लम है हमारे निचले स्तर पर। ठीक है, ये थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। तो आपको इससे जो चीजें याद रखनी है वो है कि यह समिति कब आई थी, तो 1977 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति। और इसने कितने स्तरों की बात की, तो इसने 3 स्तरों की बात की। पहला ग्राम स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा जिला स्तर। नेक्स्ट है वो है हमारी अशोक मेहता समिति, यानी इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक मेहता, इसीलिए इसे कहा गया अशोक मेहता समिति। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि अशोक मेहता समिति जो कि पंचायती राज के लिए आई थी वो किस सन में आई थी, तो आपको याद रखना वो आई थी 1977 में, जो कि हमारी अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति जो थी एक ही सन में आई थी। तो ये भी 1977 में आई थी। और इस समिति ने केवल 2 स्तरों पर बात की थी हमारे पंचायती राज के लिए, 2 स्तरों पर। कौन कौन सा? पहला था ग्राम स्तर, दूसरा था जिला स्तर। इसने मध्य स्तर के लिए मना कर दिया, इसने मध्य स्तर के लिए मना कर दिया। इसने ये कहा कि क्यों ना गांव स्तर वाली जो है ये डायरेक्ट जिले स्तर पर जा सके, इन्हें इतनी शक्तियां प्रदान की जाए कि डायरेक्ट जिले स्तर पर अपनी बात रख सके, और जिले स्तर पर जो बैठे पावरफुल लोग हैं वो इनकी बातें सुनने के लिए बाध्य हों, वो इनकी बातें सुन सके। यदि वो इनकी बातें सुन सके ग्राम स्तर वालों की, तो हमें मध्य स्तर की कोई भी जरूरत नहीं है, मीडियन वाली की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इन्हें इतनी पावर दे दी जाए ग्राम स्तर वालों को कि वो जिला स्तर पर अपनी बात रख सकें और जिला स्तर वाले सुनने के लिए बाध्य हों, तो फिर क्या जरूरत है मध्य स्तर की? यह कहा हमारा अशोक मेहता समिति ने। तो अशोक मेहता समिति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो हमारी अशोक मेहता समिति थी वो किस सन में आई थी, तो हमारी 1977 यानी 1977 में आई थी, जो कि हमारी बलवंत राय मेहता समिति भी आई थी। जो हमारी अशोक मेहता समिति थी उसने कितने स्तरों की बात की, तो उसने 2 स्तरों की बात की, ग्राम स्तर और जिला स्तर। कौन कौन सा? ग्राम स्तर और जिला स्तर। नेक्स्ट देखते हैं वो है JV राय समिति। JV राय समिति से आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ये किस सन में आई थी, तो ये 1985 में आई थी JV राय समिति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि JV राय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और ये किस सन में आई थी, तो 1985 यानी 1985 में आई थी हमारी JV राय समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो है LV सिंघवी समिति। LV सिंघवी समिति से आपको जो चीजें याद रखनी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से बात रखी गई कि इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाए, यानी इसका संरक्षण हमारा संविधान भी करे, इसका संरक्षण हमारा संविधान भी करे, ये प्राइवेट ना होकर एक गवर्नमेंट के रूप में आए।
गवर्नमेंट के रूप में उभर कर आए। ठीक है, जिस प्रकार हमारे डीएम, एसएसपी, एसपी, ठीक है, पुलिस वाले, टीचर, जितने भी ये जैसे संवैधानिक चीजें हैं सरकारी हैं, उसी प्रकार ये भी एक सरकार के तौर में निकल कर आए, जिससे कि जिसमें लोग बैठे हैं, जो लोग बैठे न्याय देने के लिए, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ हम भी संविधान का हिस्सा हैं, और वो बड़े सोच समझ के फैसले दे सकें। उनके पीछे भी एक पाबंदी हो, ऐसा ना हो वो कुछ भी फैसले दे रहे हैं इसलिए उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियां हो। मान लीजिए कोई सरपंच बना दिया गया और उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, वो पता पड़ी 20 साल की सजा दे दे रहा, काले पानी की सजा ही दे दी उसने कह दिया जाके इसे कढ़ाई में डाल दो, तो उस पर भी रोक होनी चाहिए। जो फैसला देने वाला है उस पर भी रोक होनी चाहिए। रोक के लिए उसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जब संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो उसके पीछे कुछ नियम कानून लगेंगे, जिससे कि जो फैसला दे रहा है उसके ऊपर भी कुछ पाबंदियां हों। ऐसा ना हो कि पता पड़ी सजा दी और उठा के फेंक दिया नदी में, ऐसा ना हो। एक लिमिट में सजा हो, एक सजा की लिमिट हो, सुनवाई की भी लिमिट हो। ऐसा ना हो कि मर्डर का केस भी गांव में ही सुना जा रहा है, उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कुछ वैल्यू नहीं समझ रहे गांव स्तर वाले। इसलिए कुछ पाबंदियां दी जाए कि इतने तक आप फैसला सुन सकते हैं, इतने तक आप अपने फौजदारी मामले और दीवानी मामले बता सकते हैं, और यहां तक आपकी लिमिट है फैसला देने की, इससे ऊपर आप सजा नहीं दे सकते। ऐसा होना चाहिए। तो इसी के लिए सबसे पहले बात की गई, वो की गई एलवी सिंघवी समिति द्वारा, जो कि हमारी 1986 में आई एलवी सिंघवी समिति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलवी सिंघवी समिति जो थी हमारी किस सन में आई, तो 1986 में आई हमारी एलवी सिंघवी समिति, और इसने 3 स्तर की बात की। इसने 3 स्तर की बात की। कौन कौन से? ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। ये वाले हमारे, इसने इसी चीज की बात की एलवी सिंघवी समिति ने। कौन कौन से? ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर की इसने बात की, और इसने कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसे संविधान का अंग बनाया जाए, इसे कानूनी अंग बनाया जाए। तो सबसे पहले जो हमारी एलवी सिंघवी समिति थी, इसने कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था को। और कितने स्तर पर दिया जाए? तो 3 स्तरों पर दिया जाए। आज वर्तमान में हमें 3 स्तर ही देखने को मिलते हैं, और इसके पीछे भी एक शर्त है कि अगर किसी जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है तो वो केवल 2 स्तरों पर काम करेगी। कौन कौन से 2 स्तर? ग्राम स्तर और जिला स्तर। ठीक है, वो हमारी मध्य स्तर पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो हमें संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 3 स्तरों का ही दिया गया। इस शर्त के साथ जो आज हमें स्वरूप देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था का, वो हमारा एलवी सिंघवी समिति द्वारा ही दिया गया था। उसने कहा था कि 3 स्तर पर इसकी वो की जाए, 3 स्तर पर हमारा पंचायती राज व्यवस्था हो और इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और 3 स्तर भी दिए गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो है कि इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसके आधार पर 24 अप्रैल 1992 उसके आधार पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन संवैधानिक दर्जा फाइनली कब दिया गया, ये तो बात की गई हमारी। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, ये तो हमारा संसद में रखा गया कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन संवैधानिक दर्जा जिस दिन दिया गया वो दिन कौन सा था? तो वो था हमारा 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी कारण 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज डे के रूप में बनाते हैं हम किसे? 24 अप्रैल को। तो आप समझ गए होंगे। मैं एक बात बता देता हूं। एक मैंने संविधान संशोधन पढ़ाया था, तो उसमें एक बच्चे की कमेंट आई थी कि 73वां संविधान संशोधन जो है उसमें मैंने 93-92 बताया था। तो उसका कहना था कि इसमें 2 सन होते हैं, 92 और 93। तो वो कह रहा था कि उसमें 92 है, 93 नहीं है। लेकिन एक बात समझिए कि 92 को तो संवैधानिक दर्जा की मांग की गई, लेकिन दिया कब गया? तो 93 को दिया गया। इसीलिए उसे हम 92-93 कहते हैं 73वें संविधान संशोधन को। अगर आप 93, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो हमारा 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। यदि ऑप्शन इस प्रकार आए 1992-93, 93-94, तो आपको लगाना है 1992-93 में हुआ था, क्योंकि 92 में बात रखी गई थी और 93 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। और मिला कब था? 24 अप्रैल 1993 को मिला था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है कि अंत में जो है, जो मंजूरी मिली थी वो 3 स्तर की मिली थी, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर की। इसे किस भाग में रखा गया? संविधान के किस भाग में रखा गया? 22 भागों में से। तो इसे
भाग 11 में रखा गया, भाग 9 में रखा गया, सॉरी भाग 9 में रखा गया। अनुसूची कौन सी थी? तो अनुसूची हमारी 11 थी। और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक आप मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 243 तक ही माना जाता है। ठीक है, 243 ओ तक मान सकते हैं आप। तो जो 3 स्तर पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसे अनुसूची, भाग व अनुच्छेदों में भी डिवाइड किया जाएगा, उसे संविधान के भाग बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसे किस भाग में रखा गया, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है, तो वो था हमारा भाग 9। ठीक है, जो हमारी अनुसूची थी वो कौन सी थी, यानी शेड्यूल कौन सा था हमारा, तो वो था 11वीं अनुसूची। ठीक है ना, 11th शेड्यूल। और जो हमारा अनुच्छेद था यानी आर्टिकल कौन सा था, तो आर्टिकल था हमारा 243, यानी 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल तक हमारा आता है पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है इसमें कुल कितने कार्य क्षेत्र जोड़े गए। इसमें कुल कितने कार्य क्षेत्र जोड़े गए, तो इसमें कुल हमारे 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। यानी 29 कार्य क्षेत्र का मतलब है कि 29 ऐसे मामले जिन पर फैसला दिया जाएगा, जिन पर न्याय दिया जाएगा, जिनकी पावर होगी हमारे पंचायती राज के पास। ऐसे कितने क्षेत्र थे? 29 कार्य क्षेत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें महिलाएं कितनी होंगी, पंचायती राज में महिलाएं कितनी होंगी। तो कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी पंचायती राज व्यवस्था में। कितनी? कम से कम 1/3, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि महिलाएं कितनी हो सकती हैं कम से कम पंचायती राज व्यवस्था में। जब संवैधानिक दर्जा मिला था तब क्या कहा गया था इस बारे में? तब कहा गया था मिनिमम 1/3 होनी चाहिए, 1/3 मिनिमम, यानी 33.33% महिलाएं कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी होनी चाहिए और मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसे बढ़ाया किसने, इससे ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो सर्वप्रथम बिहार राज्य ने, बिहार ने महिलाओं की संख्या को 50% किया था, बढ़ा के 33.33% से, 33.33% से बढ़ाकर कितना किया था? 50% किया था। किसने? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है कि SC ST कितने होंगे, यानी अनुसूचित जो हमारे पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग है वो कितना होगा। तो वो होगा हमारा, वो डिपेंड करेगा कि जनसंख्या कितनी है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी सीटें भी बढ़ेंगी, यदि जनसंख्या स्थिर रहेगी तो उनकी सीटें भी स्थिर रहेंगी, यदि जनसंख्या घटेगी तो उनकी सीटें भी घटेंगी। यानी वो जनसंख्या पर निर्भर करती हैं SC और ST की सीटें। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसमें SC ST की सीटें कितनी रहती हैं। ऑप्शन ए दे देगा 1/3, 1/4, 1/5, और ऑप्शन चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं या फिर निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो आपका आंसर होगा निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर निर्भर करती हैं। जनसंख्या बढ़ी तो उनकी सीटें बढ़ेंगी, जनसंख्या घटी तो सीटें घटेंगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जनसंख्या घटना। जनसंख्या स्थिर रही तो उनकी सीटें भी स्थिर रहेंगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि जनसंख्या स्थिर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो चुनाव। इनका जो चुनाव किया जाएगा वो निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर चुनाव कराना शुरू कर दिया और दवा के धांधलेबाजी चल रही है, कट्टा सर पर रख के काम चल रहा है, पता पड़ी कि लड़ाई दंगे चल रहे हैं, अपने घर में ही वोट डल रही हैं। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। अगर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अगर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो संवैधानिक रूप से ही इसका निर्वाचन भी कराया जाएगा, जो कि बड़े स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CM, हर किसी के जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं, इसका भी निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा इसका निर्वाचन कराया जाएगा। नेक्स्ट है कार्यकाल। जैसे कि ग्राम प्रधान देखते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो यही है यही तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। सरपंच, ठीक है, जिसे मुखिया, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया, बात एक ही है, ठीक है ना, ग्राम प्रधान, तो यही तो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंग। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? प्रधान का 5 वर्ष होता है, तो इनका भी 5 वर्ष ही हुआ, क्योंकि वो उसी का अंग है। ठीक है, यदि कोई ऐसा होता है कि कोई चुनाव रद्द हो जाता है या धांधलीबाजी हो जाती है, कुछ भी विपत्ति आ जाती है, तो दोबारा जो चुनाव होना है वो हमारा 6 माह के अंतर्गत कराना होगा। जैसा कि हम अपने बड़े स्तर पर भी देख सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो CM हो, उनका भी पुनः 6 माह के बाद चुनाव कराया जाता है। उसी प्रकार गाँव स्तर पर भी 6 माह बाद चुनाव कराया जाएगा। सेम टू सेम उसी लेवल का चुनाव है ये, जिस लेवल का हमारे बड़े स्तरों पर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से सुसंगठित है, ठीक है ना, उसी तरीके से व्यवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वो है संरचना। मतलब इसकी संरचना किस प्रकार होगी। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे में ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है।
कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। उसमें तीनों ऑप्शन थे, एक और ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें जो तीन ऑप्शन थे ये था ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद, ये तीन ऑप्शन उसमें थे। तो बहुत से बच्चों ने लगाया था पंचायत समितियां, उन्होंने सोचा पंचायत समितियां हमारी पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। तो आपको याद रखना है इसके तीन पार्ट हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद। आइए एक एक को देखते हैं। जैसे कि हमारा ग्राम पंचायत, जो इसका हेड होगा उसे मुखिया कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? मुखिया कहा जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा पंचायत समितियां होंगी उनके हेड को प्रमुख कहा जाएगा। आपने गांव में देखा होगा कि प्रमुख से ये बात बोल दो ताकि वो आगे पहुंचा सके, जी प्रमुख जी आ रहे हैं, प्रमुख जी आ रहे हैं। तो वो समझ लीजिए वो हमारा पंचायत समितियों का हेड है। कौन? प्रमुख, ठीक है। जो हमारा जिला परिषद होगा उसके जो सबसे बड़ा अध्यक्ष, सबसे बड़ा हेड होगा वो होगा अध्यक्ष, उसे कहा जाएगा अध्यक्ष। आपने सुना होगा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, समझ लीजिए वो जिला स्तर का सबसे बड़ा हेड है, अध्यक्ष, ठीक है। ये होगा मुखिया जो होगा यानी हेड, ये जो हमारी ग्राम पंचायत होगी इसका काम होगा कि ग्राम स्तर पर हमारी व्यवस्थाओं को देखना, उन्हें न्याय दिलवाना, कोई परेशानी तो नहीं है, सभी प्रकार की व्यवस्था करना। जबकि जो हमारी ग्राम समितियां होंगी ये नजर रखेंगी किस पर? ग्राम पंचायत पर, क्या ये सभी कार्य ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर नहीं कर रही है या कर रही है तो उसकी रिपोर्ट लेना और हमारे जिला परिषद को पहुंचाना, ये इसका काम होगा। यानी ये मीडिएटर का काम करेगी। यानी ये ग्राम पंचायत के सदस्य कहेंगे पंचायत समितियों से कि हमें ये दिक्कत है, ये पंचायत समितियां जाके कहेंगी हमारे जिला परिषद से कि उन्हें ये दिक्कतें हैं, आप उसे सोल्व कीजिए। फिर जिला परिषद अपना फैसला देगा पंचायत समितियों को, लीजिए ये हमारा फैसला है। फिर पंचायत समितियां जाकर ग्राम पंचायत से कहेंगी कि ये ऊपर से आदेश आया है। तो ये तरीका है। ये हमारा पंचायत समितियां जो है ये मीडिएटर का काम करती हैं, ठीक है ना, मध्यस्थता का काम करती हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद। जिला परिषद का काम है दोनों पर नजर रखना, दोनों पर नजर रखना। ऐसा तो नहीं है इसकी रिपोर्ट सही थी, इसने ली और इसने गलत प्रस्तुत कर दी जिला परिषद के समक्ष, जिला परिषद के समक्ष गलत प्रस्तुत कर दी। तो ये इन दोनों पर नजर रखती है। कौन सी? जिला परिषद की। सबसे पहले इसकी जो रिपोर्ट इसके पास पहुंची, इसने जो रिपोर्ट दी, ये दोनों रिपोर्टों पर मनन करेगी, दोनों रिपोर्टों को देखेगी, क्या जो इसने रिपोर्ट दी है इसको और इसने दी है इसको, क्या ये रिपोर्ट सेम है? ऐसा तो नहीं है बीच में धांधलेबाजी हो चुकी है। तो इसका कहने का मतलब ये है जो ये कार्यों का यहाँ पर समन्वय होगा, जो कार्य यहाँ पर होंगे उनकी रिपोर्ट दी जाएगी पंचायत समितियों को, पंचायत समितियाँ रिपोर्ट देंगी जिला परिषद को, यानी ये मीडिएटर का काम करेगी। जबकि जो हमारा जिला परिषद होगा वो हमारी दोनों पर नजर रखेगा कि दोनों का काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इनके लिए धन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था करवाएगा कौन? जिला परिषद, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा हेड कौन होगा? अध्यक्ष होगा। तो क्वेश्चन यहां से ये तक पूछा गया है कि जिला परिषद का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? तो वो अध्यक्ष होता है। और पंचायत समितियों का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? तो वो प्रमुख होता है। और जो हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, उनका सबसे बड़ा हेड कौन होता है? तो वो हमारा मुखिया होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जैसे राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा जैसे कि वो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए करता है, उसी प्रकार इसका गठन किया जाएगा। यह राज्य वित्त आयोग ही ये डिसाइड करेगा कि हम ग्राम के जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए कितना पैसा दें, उनके लिए कितना पैसा दे। मान लीजिए कहीं की जनसंख्या 700, 800, 900 है और वहां पर 10 लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं चुनाव को, और जहां पर 10,000 जनसंख्या वहां भी 10 लाख ही दिए जा रहे हैं। कोई निश्चित नहीं है कि कितना पैसा दिया जाएगा। वो राज्य वित्त आयोग देखेगा, वहां की जनसंख्या को देखेगा, वहां के क्षेत्र को देखेगा, जब वो पैसा देगा चुनाव के लिए कि इतना पैसा यहां पर देना सही है, यहां पर देना गलत है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां पर पोलिंग बूथ ज्यादा होगा, वहां पर पैसा ज्यादा दिया जाएगा, और जहां पर कम होगा वहां पर कम दिया जाएगा। यह डिसाइड करेगा हमारा राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग जो होगा उसका गठन करेंगे राज्यपाल। और कितने वर्ष पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर, क्योंकि जो हमारा कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था पंचायती राज व्यवस्था। एक बार हम जल्दी से 10 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा।
बहुत फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, इससे क्या होगा आपको चीजें बहुत समय लंबे समय तक याद रहेंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो उसे अनुच्छेद 40 में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम मद्रास में 1882 में पंचायती राज व्यवस्था या फिर कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के नींव रखी थी। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि निचले स्तर तक लोगों को शक्तियां पहुंचाना, निचले स्तर तक न्याय पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना की गई नागौर में, नागौर जिले में। उसके बाद सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर हमारा आंध्र प्रदेश में की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई। कहां पर की गई, तो नागौर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो है महत्वपूर्ण समितियां। जैसे कि सबसे पहली समिति हमारी बलवंतराय मेहता समिति, जो कि हमारी 1977 में आई थी। इसने 3 स्तर की बात की थी, हमारा ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। उसके बाद आती है हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति भी हमारी 1977 में आई थी और इसने हमारी 2 स्तरों की बात की थी, ग्राम स्तर और जिला स्तर। इसने कहा था अगर ग्राम स्तर के लोगों को इतनी शक्ति दे दी जाए कि जिला स्तर के लोग बाध्य हो जाए सुनने के लिए, तो हमें मध्य स्तर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आती है हमारी जे.वी.के. राय समिति। जे.वी.के. राय समिति हमारी 1985 में आई थी। आपको बस यही याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि जे.वी.के. राय जो समिति थी वो किसके लिए आई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए आई थी। और किस सन में आई थी, तो 1985 में आई थी। उसके बाद आती है एल.वी. सिंघवी समिति। एल.वी. सिंघवी समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 1986 में आई थी। ये पहली समिति थी जिसने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जे के साथ साथ इसने 3 स्तरों की मांग की। जैसा कि आज हमें स्वरूप देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था का, वो हमारा एल.वी. सिंघवी समिति द्वारा ही दिया गया था। 3 स्तर कौन कौन से, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। ठीक है, और संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। इसी आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा अगले वर्ष, अगले साल, नेक्स्ट ईयर दिया गया 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी कारण 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंत में जो हमें प्रणाली मिली वो 3 स्तर की मिली, हमारा ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। एक शर्त थी कि यदि किसी जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है, ठीक है, 10 लाख से कम है, तो वो हमारी मध्य स्तर पर सरकार नहीं बना सकती। मध्य स्तर पर वो कार्य नहीं करेगी, वो 2 स्तर पर करेगी। किस किस पर, ग्राम स्तर और जिला स्तर। नेक्स्ट है कि इसे जब संवैधानिक दर्जा मिला गया तो इसे अनुसूची भाग व अनुच्छेद में भी रखा गया होगा। तो भाग कौन सा था, भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 में से रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें महिलाओं का कितना योगदान रहेगा। तो कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। इसे बढ़ाया भी जा सकता है और सर्वप्रथम बिहार राज्य ने इसे बढ़ाया और बढ़ाकर 50% कर दिया। नेक्स्ट SC ST की कितनी सीटें होंगी, तो SC ST की जो सीटें होंगी वो उसकी जनसंख्या पर निर्भर करेंगी कि जनसंख्या कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि चुनाव कौन कराएगा। तो चुनाव इसका निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाएगा और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होगा। यदि कोई दिक्कत आ जाती है, चुनाव रद्द हो जाता है, तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराना जरूरी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना। संरचना के अंतर्गत हमने देखा ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद, ये 3 भाग हैं हमारे, 3 स्तर हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था को, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा हेड मुखिया होता है। मध्य स्तर पर जो होता है, यानी पंचायत समितियां मध्य स्तर पर होती हैं, उनका सबसे बड़ा हेड होता है प्रमुख। और जो हमारा जिला परिषद होता है उसका सबसे बड़ा हेड होता है अध्यक्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्य है निचले क्षेत्र पर कार्य करना, उन्हें न्याय दिलाना, सब कुछ निचले स्तर पर करना, ये हमारा ग्राम पंचायत का कार्य होता है। पंचायत समितियां करती हैं ग्राम पंचायत की शिकायतों या फिर उनके दोषों को लेकर पहुंचाना जिला परिषद तक, और जिला परिषद से जो निर्णय है उसे पहुंचाना ग्राम पंचायत तक, मीडिएटर का काम करती है। उसके बाद जिला परिषद दोनों पर नजर रखती है कि क्या इसने कहा वो सही है या इसने कहा वो सही है, या दोनों का सही कथन है। तो दोनों पर नजर जो रखती है वो रखता है हमारा जिला परिषद। और जिला परिषद का कार्य होता है कि उन्हें धन की व्यवस्था कराना, उन्हें संसाधनों की व्यवस्था कराना और संपूर्ण रूप से उन पर कंट्रोल रखना। किस किस पर, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत पर कंट्रोल रखना। नेक्स्ट है हमारा जो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल द्वारा, जो ये निर्धारित करेगा राज्य वित्त आयोग कि
कितना धन देना है हमें चुनाव के लिए पंचायती राज व्यवस्था यानी निचले क्षेत्र पर, ग्राम पंचायत वगैरह पर या पंचायत समितियों पर, जिला पंचायत पर कितना पैसा देना है, ये निर्णय करेगा राज्य वित्त आयोग, जिसका जो गठन करेंगी वो राज्यपाल महोदय करेंगे। एक चीज और आपको याद रखनी है, जो हमारे पंचायत होंगे यानी मुखिया जो होंगे, ये हेड होंगे, ये दो प्रकार के फैसले सुन सकते हैं, एक दीवानी, एक फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। फौजदारी यानी जिसमें सजा मिले, दीवानी यानी सजा का मतलब जिसमें जुर्माना लगे, इसमें जुर्माना, दीवानी यानी जुर्माना, इसमें यानी सजा मिले, इसमें जुर्माना लगेगा और इसमें सजा मिलेगी। दीवानी और फौजदारी ये हमारे मुखिया सुन सकते हैं, दो प्रकार के, और ये केवल 10,000 तक के फैसले सुन सकते हैं, यानी 10,000 तक की जिसमें हानि हुई हो उस प्रकार के फैसले सुन सकते हैं हमारे मुखिया, जिसमें जो हेल्प के लिए होंगे सरपंच। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमारे जो ग्राम पंचायत होंगे वो दो प्रकार के फैसले सुन सकते हैं, दीवानी और फौजदारी। जो फौजदारी होंगे उसमें सजा मिलेगी, यानी 1 साल की सजा या फिर 2 साल की सजा या फिर 6 महीने की सजा, जो भी सजा मिलेगी। जबकि जो दीवानी मामले होंगे उनमें जुर्माना दिया जाएगा, यानी 500 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 से ऊपर तक का जुर्माना नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 10,000 तक के फैसले ही सुने जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप सभी को बताना है कि कमेंट में कैसा लगा, और जो स्टूडेंट्स को वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी है, वो लाइक कर सकते हैं और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। जल्दी ही मैं एमसीक्यू लेकर आने वाला हूं, जो कि हमारे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एग्जाम और यूपी एग्जामों में पूछे गए हैं। वो एमसीक्यू सीरीज में लेकर आने वाला हूं, तो आपका काम होगा उसमें लाइव आना। मैं जल्दी टाइम टेबल उसका डिक्लेयर कर दूंगा कि वो किस टाइम आएगी। तो आपका काम होगा कि रोज लाइव आना, एमसीक्यू यानी क्विज लगाना, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट में बताना, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहें। उसकी पीडीएफ में इस प्रकार बनाऊंगा कि आप आसानी से उसे प्रिंट भी करवा सकें। पढ़ाऊंगा तो मैं पीपीटी से, लेकिन आपको उसकी प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम के लिए उसे प्रिंट भी करा सकें। तो आपका काम होगा लाइव आना, लाइव आकर क्विज लगाना, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे और बड़े अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। तो इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम एक बार देख लेंगे कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो कम से कम 1-2 लेक्चर हो जाएं, हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें हम हमने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं, उनके ऊपर मैं क्वेश्चन ले आऊंगा। क्वेश्चन हम साथ ही साथ लेकर चलेंगे जो हमारे टॉपिक से बनते हैं प्रीवियस ईयर, और जो हमारे एनटीपीसी वगैरह में जो मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक टॉपिक से, उन्हें हम एक अलग प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, अलग तरीके से कवर करेंगे, 4 ऑप्शन के साथ। ठीक है ना, तो आपका काम है उसमें रेगुलर आना, लाइव देखना वीडियो को, और यहाँ पर भी रेगुलर लाइव रहना। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। आपका काम है नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मैंने अभी तक पॉलिटी में करा दिया है उसका अच्छे से रिवीजन करना, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ एमसीक्यू के ऊपर, उसके लिए प्रिपेयर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।